दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक पॉली में आपका स्वागत है। मैं रोहित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता कि IMED हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा सेक्शन 1 ख़त्म हो चुका है ना। तो सेक्शन 2 के अंतर्गत अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2 का चैप्टर्स। पहला चैप्टर जो आपके चैप्टर नंबर 4 होगा, लेकिन सेक्शन 2 का चैप्टर नंबर 1 है। इससे पहले हमने क्या सीखा, इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उद्यमिता के बारे में हमने जानकारी हासिल की। उसके बाद मार्केट सर्वे किया, अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती है ये जाना। उसके बाद इतना करने के बाद हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया। अब क्या करेंगे, इतना सारा करने के बाद मेन फोकस आता है कंपनी के लिए मैनेजमेंट यानी प्रबंधन क्या होता है ना। तो अब हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, और हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है, करता क्या है, कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ना। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस पे नज़र डालते हैं। ठीक, तो हमारे जो सिलेबस में है, सबसे पहला है प्रबंधन की मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारा होगा मैनेजमेंट का महत्व, क्या इम्पोर्टेंस है प्रबंधन का, क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इसके वर्क के बारे में जानेंगे, मैनेजमेंट के वर्क क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा प्रबंधन की सिद्धांत। हेनरी फ्योल और FW टेलर, इनके हम सिद्धांत के बारे में जानेंगे जो प्रबंधन के लिए इन्होंने दिया है। ठीक है, तो इसमें इस जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के अंतर्गत जो सिलेबस में पहला प्रबंधन है, उसके अंतर्गत आता है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। इसमें हम फिर जानेंगे संगठन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, उसके औद्योगिक स्वरूप के बारे में यानी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टाफ संगठन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, स्टाफ को कैसे मैनेज किया जाता है वो सारी चीज़ें। उसके बाद लाइन तथा स्टाफ संगठन क्या होता है उसका लेआउट भी बनाएंगे। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है। सबसे पहले ये प्रबंधन के सिद्धांत, उसके बाद लाइन तथा स्टाफ संगठन, ये आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, उसके बाद वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन यानी क्रियात्मक संगठन क्या होता है। ठीक, तो ये टॉपिक है आपके, और इसमें इम्पोर्टेंस क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला है प्रबंधन के महत्व, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये तो इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये 4 चीज़ें बेसिकली इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, और बाकी सारी चीज़ें थोड़ा गैप करके आती हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया आपको सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्या क्या है जो आपके लगभग सालों में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। और बाकी सारे जो हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा गैप, जैसे इस साल आया है स्टाफ संगठन क्या होता है, इस साल आया तो अगले साल आता है। ठीक है, एक गैप करके थोड़ा था, पढ़ना सारे हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक था मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। ठीक है, हम जब पहले ये जानेंगे कि प्रबंधन होता क्या है। ठीक, तो प्रबंधन का बेसिकली मतलब ये होता है कि संसाधन के साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करके निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, प्रबंधन का मेन काम क्या होता है कि पहले एक गोल सेट करना। ठीक है, और जो हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं उनका उपयोग करके उस गोल को अचीव करना होता है। मेन काम ये है। ठीक है, प्रबंधन का मतलब संगठन के संसाधनों यानी रिसोर्सेज जो हैं उनका उपयोग करके जो हमने गोल डिसाइड किया है, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना, ये काम होता है। ठीक, और इसके अलावा क्या काम होता है, जो कर्मचारी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, एक मैनेजमेंट होती है, जो कर्मचारी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनको सही दिशा निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना और उनको मोटिवेट करना, प्रेरणा देना, ये भी काम होता है। ठीक है, जैसे आपके कॉलेज या स्कूल जो भी है उसका एक मैनेजमेंट होता है जो ये निर्धारित करता है कि कॉलेज में क्या काम होना है, बिल्डिंग्स कैसे बनानी है इसकी। ठीक है, कैसे साल भर प्रोसेस चलेगा, कैसे पढ़ाई चलेंगी, कैसे आपका एग्ज़ाम कराया जाए वगैरह, मतलब सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ठीक है,
तो सेकंड काम क्या था, कर्मचारियों को मार्गदर्शन, प्रेरणा और नेतृत्व प्रदान करना। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा होगा संगठन के संसाधनों का उपयोग करके, संगठन के जो संसाधन है यानी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई है उनके जो रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करके मैक्सिमम प्रॉफिट पाना यानी अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। या जैसे हमने सपोज हमारा एक बिजनेस है छोटा सा बेकरी का, ठीक है, हमें ऑर्डर आया कि 100 केक बनाने हैं, हमारा गोल निश्चित है, फिक्स हो गया कि 100 केक का हमारा ऑर्डर आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करके उन सारे गोल को अचीव करेंगे कम समय में, और कोशिश करेंगे कॉस्ट ऑफ जो उसको बनाने की कॉस्ट आ रही है वो कम आए। ठीक है, कम आएगी तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा और इफ़िशियंसी भी अच्छी है, मतलब बढ़िया इसको प्रोडक्ट बना के देंगे तो वो आगे जाके हमारा मार्केटिंग भी कर देगा कि हाँ इनकी शॉप से लो, इन्होंने बहुत अच्छा बनाया था इनकी बेकरी से वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो संगठनों के संसाधनों का उपयोग करके अधिकतम परिणाम को प्राप्त करना ये प्रबंधन का काम होता है कि कैसे कम रिसोर्सेज में भी हम बहुत अच्छा कर सकें। ठीक है, क्लियर ये टॉपिक। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो पॉइंट है पॉइंट करके लिखोगे तो आप एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है टीचर, उसके लिए बहुत आसानी होगी पढ़ना और आपको नंबर देना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रबंधन के महत्व। ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, पहला इम्पोर्टेंस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। पहला इम्पोर्टेंस हमारा हो गया कि जो हमारा गोल होता है उसकी प्राप्ति में प्रबंधन हमारी हेल्प करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि प्रबंधन के जरिए हम अपने गोल को पहले निर्धारित करते हैं कि हमें हमारा गोल क्या है, उसको फिक्स करते हैं कि ये हमारा गोल है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, उसके बाद क्या करता है, ये गोल को प्राप्त करने के लिए कैसे योजना स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, प्लान क्या होना चाहिए, उसके बारे में ठीक है प्रबंधन के जरिए हम योजनाएं बनाते हैं, उनके जरिए प्लान बनाते हैं कि हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, प्रबंधन का मेन कार्य जो है लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। प्रबंधन सबसे पहले क्या करता है, एक गोल सेट करता है। जो हमने गोल सेट किया है, प्रबंधन के जरिए हम योजना बनाएंगे उस गोल को कैसे अचीव करना है। ठीक है, और कब उस योजना बनाएंगे, उसको कब लागू करना है, सही समय, ये सारी चीज़ें प्रबंधन के जरिए हम क्लियर करेंगे, जिससे हमें क्या होगा, हमारा जो गोल होगा उसे प्राप्त करने में हमें बहुत आसानी होगी, बहुत इजीली हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वन क्या होगा, संसाधनों का कुशल उपयोग करना सिखाता है। प्रबंधन क्या करता है कि संसाधनों का हम कैसे, जो हमारे पास सोर्सेज हम उसका कैसे यूज़ कर सकें, कैसे उसको यूटिलाइज कर सकें ताकि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब डायरेक्टली लिखा है जैसे समझ जाओगे। अब संसाधनों का कुशल उपयोग यानी संसाधनों का ऐसा उपयोग करें हम कि हम इनपुट कम दे और आउटपुट हमें ज़्यादा मिले, बेसिकली यही है। ठीक है, आई होप समझ में आया। तो इसमें हम इसमें एग्जाम जैसे आपको आएगा लिखने के लिए, तो आप इसमें डायरेक्टली लिख देंगे कि प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि संगठन के पास जो सोर्सेस अवेलेबल हैं उसका सही और कुशल तरीके से उपयोग करना। ठीक है, ये प्रबंधन हमें बताता है। ठीक है, और समय की बर्बादी कैसे कम की जाए। ठीक, तो संसाधनों का कुशल उपयोग करके समय की बर्बादी को कम करते, मतलब कम टाइम में अधिक परिणाम हम प्राप्त कर सकें। इसके अंतर्गत ये संसाधनों का कुशल उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, निर्णय लेने में आसानी। निर्णय लेने में आसानी, प्रबंधन के जरिए हमें जो डिसीजन मेकिंग होता है, हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। हम किसी भी डिसीजन को चाहे लेने के लिए तो बहुत आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रबंधन के वजह से संभव होता है, जिसमें हमें बहुत ही इजीली डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, फोर्थ वन है संगठन में समन्वय के बनाए रखना। ये भी प्रबंधन का काम है।
ठीक है। जैसे हमारा एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर हमारे बहुत सारे कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, ठीक है। उनके बीच समन्वय स्थापित करना, प्रबंधन के जरिए समन्वय स्थापित करवाना, ताकि सभी लोगों को जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं वो सब फॉलो करें, एक दिशा में कार्य करें, ठीक है। अगर प्रबंधन नहीं होगा, मैनेजमेंट, सपोज मैनेजमेंट नहीं है, कोई स्कूल समझ लो या कॉलेज है, कोई स्कूल, प्रबंधन कोई नहीं है, तो कोई भी क्लास में कोई भी टीचर आ रहा है, पढ़ा रहा है, जा रहा है, कोई समन्वय नहीं है, मतलब कोई रूल नहीं है, उनको पता नहीं है कि कब आना है, कब पढ़ाना है, कोई मतलब कोई फर्क नहीं, आओ पढ़ाओ जाओ। भंडारा समझते हैं, भंडारा खाते होंगे, जैसे भंडारे में समन्वय नहीं होता कि आराम से एक लाइन से आइए, आराम से खाइए और जाइए, नहीं, कहीं से भी घुसे जा रहे हैं, बस पत्तल लेके उसी में कोई हाथ डाल दे रहा है, कोई कुछ ऐसे करके, है ना। तो प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। प्रबंधन क्या करता है, वो समन्वय की स्थापना, समन्वय करता है कर्मचारियों के बीच में, ताकि उनको जो दिशा निर्देश दिए जाए वो उसके ऊपर कार्य कर सके, ठीक है, क्लियर। पांचवा पॉइंट है प्रेरणा और नेतृत्व, मोटिवेशन करना एंड लीडरशिप। ये आपका चैप्टर भी है, मोटिवेशन और लीडरशिप, ये आपका आई थिंक चैप्टर नंबर 5 है, इसके जस्ट बाद का है, ठीक है। तो प्रेरणा, मोटिवेशन और नेतृत्व, ये तो आप पढ़ो तो तुरंत आपको समझ में आएगा कि प्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है। प्रबंधन, हम जो कर्मचारी हमारे अंडर काम कर रहे हैं या किसी व्यवसाय को हमने चलाया, उसके अंदर कर्मचारियों को, लेबर की भर्ती की हमने, उन सबको नेतृत्व करता है प्रबंधन के जरिए। हम उनका नेतृत्व करते हैं कि कैसे उनको वर्क कराया जाए, अलग अलग डिपार्टमेंट बांटते हैं उनका, ठीक है, और उनको मोटिवेट करते रहते हैं। हमेशा अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करते रहना चाहिए, ताकि उनका उत्साह हमेशा बने, मोटिवेट हमेशा रहेंगे, उत्साह बढ़ा रहेगा, काम को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, जिससे जो हमारा उनकी इफिशियंसी होगी कार्य करने की वो अच्छी होगी, और हमारा प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा बनेगा, टाइम की बचत होगी। इसीलिए ज़रूरी है कि उनको हमेशा टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहें। और एक अच्छा लीडरशिप, लीडर एक बहुत अच्छा होना चाहिए, लीडर बहुत ज़रूरी है। एक लीडरशिप, जैसे हमारा देश है, एक अच्छा लीडरशिप अगर किसी देश को मिल जाता है तो वो देश बहुत आगे बढ़ता है, बहुत अच्छी तरक्की करता है। वैसे ही प्रबंधन के जरिए हम लीडरशिप, नेतृत्व कैसे किया जाता है ये भी डिस्कस मतलब जानते हैं सॉरी, मोटिवेट करते हैं, प्रबंधन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। मोटिवेट कैसे किया जाता है, नेतृत्व क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिस्पर्धा का सामना। आपको पता है कंपटीशन हर जगह आजकल है, ऐसा कोई भी एरिया नहीं जहाँ पे कंपटीशन ना हो। अगर आप कोई भी व्यवसाय या कुछ भी कोई उद्योग अपना स्थापित करेंगे तो उसमें ये कंपलसरी है कि आपका कंपटीटर पहले से ही मौजूद होगा, या कंपटीटर आपके बाद, आपके व्यवसाय खोलने के बाद आएगा। कंपटीशन हर जगह है, चाहे पढ़ाई में हो, मार्केट में हो, कहीं भी, हर जगह कंपटीशन है। तो प्रतिस्पर्धा का सामना कैसे करना है ये भी आपको प्रबंधन के जरिए मिल जाएगा, इसका सलूशन, ठीक है। मार्केट में आपको प्रतिस्पर्धा का सामना कैसे करना है ये बताता है प्रबंधन, ठीक है, ठीक। और जैसे नए अवसरों का फायदा कैसे उठाया जाता है ये भी प्रबंधन के जरिए बहुत इजीली हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा विकास की दिशा। नेक्स्ट हो जाता है कि विकास की दिशा क्या होनी चाहिए हमारी, ठीक। अब क्या होता है कि हमने कंपनी स्टार्ट कर ली, ठीक, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें जाना किधर, हम अपने फैक्ट्री को यहाँ से वहाँ तक कैसे ले जाएंगे। तो उसके लिए भी एक डायरेक्शन डिसाइड करना, ये भी प्रबंधन के जरिए संभव है, बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। ये पहले दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म के लिए एक प्लान बनाते हैं प्रबंधन के जरिए हम, ठीक है, और उस प्लान पे कैसे वर्क करना है ये भी प्रबंधन के जरिए पॉसिबल हो पाता है, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा जैसे हमने फ्यूचर में हमें कोई समस्या आ गई,
है ना। फ्यूचर में कोई समस्या आ गई तो उसका भी निदान हम कर सकते हैं प्रबंधन के जरिए। ठीक, नेक्स्ट है जोखिम प्रबंधन। भाई आप कोई भी कार्य करो, कोई भी काम करने जाओ या व्यवसाय खोलोगे कुछ भी, तो उसमें जोखिम जरूर होता है। तो उस जोखिम से कैसे निपटना है ये भी हमें यहीं से पता चलेगा। ठीक है, प्रबंधन हमें क्या बताएगा जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत कि जो हमारे व्यवसाय में जोखिम हो रहे, समस्याएं आ रही हैं, उनका कैसे मूल्यांकन करें। ठीक है, उनका कैसे मूल्यांकन करें और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको नुकसान होने से कैसे बचाया जाए। ठीक, क्लियर। तो प्रबंधन की जो पहला महत्व होता है कि लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप एक लाइन लिख देंगे कि जो हमारा गोल होता है उसको प्राप्त करने में आसानी होती है। संसाधनों का कुशल उपयोग करना प्रबंधन के महत्व में आता है। निर्णय लेने में भी, डिसीजन मेकिंग में भी ये आसानी होती है हमारे। उसके बाद संगठन में समन्वय की स्थापना होती है, कर्मचारियों को सही दिशा निर्देश देकर उनसे कार्य करवाया जाता है। पांचों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है प्रेरणा, लीडरशिप यानी नेतृत्व, मोटिवेट करना और लीडरशिप। ठीक, नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा, जो हमारे कंपटीटर उनका सामना कैसे किया जाए, ये भी हम प्रबंधन के महत्व में आता है। वो प्रतिस्पर्धा का सामना कैसे करना है ये भी प्रबंधन के जरिए हमें पता चलता है। ठीक है, विकास की दिशा क्या होनी चाहिए, कैसे विकास होना चाहिए, हमारा 7वां पॉइंट है। लास्ट 8वां पॉइंट है जोखिम प्रबंधन की, जोखिम जो भी हमारे पास समस्या आएंगी उनसे कैसे निपटना है। क्लियर है, ये टॉपिक समझ में आपका प्रबंधन के महत्व क्या क्या होते हैं, एक बार आप देख लो ध्यान से। ठीक, चले नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रबंधन के कार्य कि मैनेजमेंट के कार्य क्या क्या होते हैं। पहला, योजना बनाना। आप ध्यान से देखोगे इसको तो प्रबंधन के जो महत्व थे, इंपॉर्टेंस थे और वर्क मतलब मैक्सिमम मिलते जुलते ही होते हैं, है ना। थोड़ा सा इधर होता है। जैसे योजना बनाना, सबसे पहले मैनेजमेंट क्या करता है कि एक गोल डिसाइड करता है। सबसे पहले क्या करेगा, एक गोल डिसाइड करेगा, उसके बाद उसको कैसे प्राप्त करना है, अचीव करने के लिए एक योजना बनाएगा, प्लान। ठीक है, योजना बनाएगा। ठीक, कि कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, योजना बनाएगा और उसके बाद उसको कैसे, उस योजना को कैसे अमल करना है, उसको कैसे मतलब कार्य में लाना है। ठीक, ये सारी चीजें प्रबंधन के कार्य के अंतर्गत आएंगी। पहला योजना बनाना, योजना के अंदर क्या करेगा, गोल सेट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, गोल सेट करने के बाद वो एक प्लान तैयार करेगा। प्लान तैयार करने के बाद उसको कैसे प्लान को वर्क कराना है, क्रियान्वित कराना है उस पे। ठीक है, वो काम करेगा। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं हम, जैसे सबसे पहले योजना बनाने के अंदर लिख सकते हैं संगठन के लक्ष्यों को सबसे पहले निर्धारित करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्रियाओं का चयन करता है। ठीक है, बस 2 लाइन लिखनी, ज्यादा कहानी नहीं लिखनी है आपको, नॉर्मल सा लिखना है कि प्रबंधन क्या करता है। योजना बनाने के अंतर्गत लिख देंगे आप कि संगठन के लक्ष्यों को निर्धारित करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना को क्रियान्वित करता है। ठीक, क्लियर, बस सिंपल सा, बाकी कुछ नहीं लिखना। योजना बनाना डायरेक्टली आप सबको समझ में आएगा। संगठन करना, अब संगठन करना क्या होता है, देखो संगठन का मतलब होगा ऑर्गेनाइजेशन करना, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, पहले तो हमने गोल डिसाइड किया, उसके बाद प्लान बनाया, उसको कैसे प्लान को वर्क कराना है वो जाना योजना बनाने में। उसके बाद हम क्या करेंगे, संगठन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करेंगे, रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद रिसोर्सेज जो हमारे हैं, रिसोर्सेज इनको मैनेज करेंगे। उसके बाद हम जिम्मेदारियां सौंपेंगे, एक एक लोग के ऊपर जिम्मेदारियां सौंपेंगे कि आपको ये करना है जिम्मेदारी, आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी ये जिम्मेदारी है। जैसे ऑफिस में होता नहीं, सबसे पहले ऊपर जैसे
सबसे लो नीचे हमारा होता है लेबर, उसके ऊपर फोरमैन होते हैं, उनके ऊपर होते हैं इंजीनियर्स होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, ऐसे करके सब लोगों की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपती है। तो इसके अंदर लिख सकते हैं कि रिसोर्सेज को, संसाधनों को प्रबंधित करता है और उसके बाद सबको जिम्मेदारियां सौंपता है। बस इतना लिखना है, नॉर्मल टेक्निकल चीज़ें लिखिए, बाकी कुछ कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक। उसके बाद योजना बना लिया, संगठन कर लिया कि किनको क्या क्या करना है, सबको जिम्मेदारी दे दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्मियों का प्रबंधन, कर्मियों मतलब वर्कर्स, वर्कर को कैसे मैनेज करना है, अब उसके बारे में जानेंगे। पहले हमने योजना बना ली, ऑर्गेनाइजेशन बना ली, ठीक। नेक्स्ट ईयर इसमें क्या करते हैं हम, कर्मियों का प्रबंधन के अंतर्गत इनकी भर्ती, नियुक्ति और इनको कार्य सिखाना, काम को कैसे करना है, वो सारी चीजें। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, नियुक्ति, उसके बाद कार्य को सिखाते हैं, कार्य प्रशिक्षण, सॉरी डायरेक्टली बोल देंगे, कार्य प्रशिक्षण, कार्य कैसे किया जाए इसके लिए प्रशिक्षण करेंगे। तो कर्मियों का प्रबंधन के अंतर्गत हम पहले उनकी नियुक्ति करेंगे, उनको कार्य कैसे करना है वो सिखाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज, सही व्यक्ति को सही जगह सही कार्य के लिए हम चुनेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को भी किसी भी काम के लिए चुन लिए, नहीं, जो उस लायक होगा, जो जिस काम के अकॉर्डिंग फिट बैठेगा, हम उसको उस काम पे लगाएंगे, ठीक है। तो प्रबंधन कर्मी के अंतर्गत आप लिख देंगे कि इसमें क्या कहते हैं, कर्मियों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, उनको कार्य प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और सही व्यक्ति को सही जगह तैनात करते हैं। बस सिंपल सा, कुछ नहीं, ठीक। नेक्स्ट, नेतृत्व करना, ये तो शायद बताने की जरूरत है नहीं, लीडरशिप कैसे की जाती है, अभी थोड़ी देर पहले महत्व में भी हमने जाना, ठीक है। लीडरशिप में क्या होता है, लीडरशिप कैसे किया जाता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आप सुपरवाइजर हैं किसी भी कंपनी में, सपोज आप सुपरवाइजर हैं, तो आपके अंडर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको हमेशा मोटिवेट करना, हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए, ठीक है, उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए। कहीं पे वो गलत काम करें तो उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उनको प्राप्त करने के लिए उन्हें हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए, ठीक, ठीक है। तो नेतृत्व आप मैक्सिमम नॉर्मल सिंपल सा लिखेंगे, कर्मचारियों को प्रेरित करना और संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्साहित करते रहना, ठीक है, और उनका मार्गदर्शन करना, इतना ही लिखना है। क्लियर? आई थिंक प्रबंधन के कार्य और प्रबंधन के महत्व सेम है, ज़्यादा डिफरेंस कुछ है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे हेनरी फेयोल के सिद्धांत। तो हेनरी फेयोल के प्रबंधन के 14 सिद्धांत थे, कितने थे, 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल, ठीक है। सबसे पहले हम इनके 14 सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हेनरी फेयोल थे कौन, ठीक है। बेसिकली हेनरी फेयोल एक माइनिंग इंजीनियर थे, माइनिंग आप लोग समझते हो ना, माइनिंग इंजीनियर थे, और उसके साथ साथ वो क्या थे, एक मैनेजमेंट थिंकर, ठीक है, मैनेजमेंट थिंकर। तो हेनरी फेयोल एक माइनिंग इंजीनियर थे और मैनेजमेंट थिंकर थे, ठीक है। प्रबंधन विचारक, प्रबंधन के बारे में सोचते थे, कैसे प्रबंधन को अच्छा कर सके ताकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गेन हो सके, उसके बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से चला सके, ठीक है। तो हेनरी फेयोल एक माइनिंग इंजीनियर थे और उसके साथ साथ वो मैनेजमेंट थिंकर थे, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 29 जुलाई 1841 को हुआ था, ठीक है। वैसे एग्जाम में आएगा नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको जान लेंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। शायद वाइटो में पूछ ले, शायद, वैसे जानते रहिए इतना काफ़ी, ठीक है। उन्होंने सबसे पहला उनके जो ये 14 सिद्धांत थे, कौन कौन से,
कार्य विभाजन, उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, दिशा की एकता, व्यक्तिगत हितों पर सामान्य हितों की प्रधानता, वेतन, केंद्रीकरण, श्रृंखलाक्रम, ऑर्डर यानी श्रद्धा, ये आपको समझ में नहीं आएगा हिंदी थोड़ा तो इंग्लिश में लिख दिया, न्याय, नियत स्थिरता, पहल, इनिशिएटिव, सामूहिक भावना। ठीक, पहला इन्होंने दिया था कार्य विभाजन। इनका पहला सिद्धांत क्या था? कार्य विभाजन, वर्क डिवाइड। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि काम को, जो कार्य होता है हमारा, उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर किया जाए, जिससे क्या होगा, जैसे अभी क्या है, आपको अगर बोला जाए कि स्मारक के बारे में जानकारी हासिल करो, तो कैसे हासिल करोगे? सबसे पहले एक काम करो, जानकारी नहीं, रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इसका कैप उतारो, कैप के बारे में जानकारी करोगे, टिप के बारे में, उसके बाद बॉडी के, इसके अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें, है ना। तो इन्होंने बोला कि किसी काम को छोटे छोटे भागों में बांट के उसके बाद उस पर कार्य करो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि काम की इफिशियंसी बढ़ जाएगी, आपकी इफिशियंसी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कार्य विभाजन बोला कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो, जिससे आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला उत्तरदायित्व। ठीक है, उन्होंने बोला उत्तरदायित्व। यार गर्मी बहुत ज्यादा है। प्रबंधन को आदेश देने का अधिकार होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, उनका उत्तरदायित्व भी जुड़ा होना चाहिए कि आपका ये उत्तरदायित्व बनता है, आपको ये काम दिया गया है, इस कार्य को पूरा करना, ये आपका उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो इसमें उत्तरदायित्व में क्या लिखेंगे? निर्णय, आदेश देने के लिए आपके पास अधिकार है, आपके पास अथॉरिटी है कि आप आदेश दे सकते हैं। नेक्स्ट, और आपका ये उत्तरदायित्व बनता है कि आप इसको सुचारू रूप से चलाएं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुशासन, डिसिप्लिन। ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी, चाहे आप क्या बोलते हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अनुशासन, संगठन में अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य है। ठीक है, बिना डिसिप्लिन के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले हेनरी फियाल ने क्या बोला कि कार्य को छोटे छोटे भागों में तोड़ के करिए, इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। उत्तरदायित्व, आपके पास अथॉरिटी होगी कि आप ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक, उसके साथ साथ आप उस कार्य को सुचारू रूप से कराएं, ये भी आपका उत्तरदायित्व है। अनुशासन बनाए रखें, आदेश की एकता। नेक्स्ट उन्होंने बोला आदेश की एकता, हर कर्मचारी के ऊपर एक वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग अगर स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपके ऊपर कौन होता है आपको मैनेज करने के लिए? टीचर होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक इस आदेश की एकता के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी को किसी एक पर्टिकुलर अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। ठीक है, दिया जाना चाहिए और उसी आदेश पर वो काम करेंगे, अमल करें। ऐसा नहीं कि जिसका जो मन कहे वही करना स्टार्ट करें, नहीं। ठीक है, दिशा की एकता। नेक्स्ट आया दिशा की एकता। इसमें क्या है कि एक ही लक्ष्य के लिए सभी लोग को कार्य करना है, बस सिंपल सा इतना आप एक लाइन लिख देंगे इसके अंदर कि दिशा की एकता के अंतर्गत, यार गर्मी बहुत ज्यादा है, प्रत्येक कर्मचारियों को एक लक्ष्य के लिए कार्य करना चाहिए, बस। नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तिगत हितों पर सामान्य हितों की प्रधानता। जो हमारा सेल्फ, हमारा खुद का जो प्रॉफिट है, उसको छोड़ के हम जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है उस पर महत्व देना जरूरी है। ठीक है, अपना फायदा छोड़ के जिसमें सबका फायदा हो रहा है उस पर हमेशा वो देना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वेतन। वेतन, इन्होंने बोला कि कर्मचारी को उनकी कार्य के अनुसार वेतन प्रदान करें। हेनरी फ्योल ने का कहना है कि
सभी कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुसार वेतन देना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, वेतन देने से कर्मचारी का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, काम करने में उसकी रुचि आएगी, है ना। और कार्य की इफिशियंसी भी बढ़ेगी इससे। जब उनकी रुचि किसी भी काम को करने में, अगर आपका इंटरेस्ट जाग रहा है तो वो 100% है, उसकी इफिशियंसी बहुत अधिक आएगी। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला केंद्रीकरण करना। ठीक, केंद्रीकरण का मतलब है संगठन में निर्णय लेने की शक्ति का सही संतुलन होना चाहिए। केंद्रीकरण का मतलब बेसिकली मतलब यही है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें निर्णय लेने की जो कैपेबिलिटी है वो संतुलन में होनी चाहिए। कि पता लगे सुपरवाइजर ने ये डिसीजन ले लिया और मैनेजर कह रहे नहीं ये डिसीजन नहीं, आप दूसरा लो, नहीं। संतुलन होना चाहिए दोनों के बीच में कि ये हाँ ये डिसीजन लेना है, ये कार्य करवाना है तो करवाना है, दोनों की सहमति, सबकी सहमति होनी चाहिए। ठीक है, केंद्रीकरण। नेक्स्ट हमारा है इसमें इन्होंने अगला जो बोला था श्रृंखलाकरण। ठीक है, प्रबंधन के अंतर्गत एक श्रृंखला होनी जरूरी है। एक हम हर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें 10वीं सीढ़ी पे चढ़ना है तो यहाँ से 10वीं पे छलांग मार दिए, मुंह पूरा अपना तोड़वा लिए, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर श्रृंखला होनी, चेन होनी चाहिए, है ना। काम को श्रृंखला होने से क्या फायदा, काम बहुत आसानी से होगा। ठीक, प्रबंधन श्रृंखला होनी, जैसे मैनेजर हो गया, उसके नीचे अपना सुपरवाइजर, फिर फोरमैन, उसके बाद फिर लेबर्स, ऐसे। ठीक, नेक्स्ट इन्होंने इनका क्या था, ऑर्डर्ड जो ऑर्डर क्या होगा इनका, क्या बोलते हैं यार हिंदी में, व्यवस्थित करना, है ना। तो जो हमारे पास भौतिक संसाधन है, भौतिक और श्रमिक दोनों संसाधनों को एक श्रृंखला सही क्रम में व्यवस्थित करना। इसके अंदर ऑर्डर के मतलब व्यवस्थित करना, बस खत्म, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं। ऑर्डर के अंतर्गत जब हमारे पास जैसे फैक्ट्री में रिसोर्सेस होंगे हमारे, उसके बाद लेबर्स होंगे, उन सबको व्यवस्थित क्रम में रखना, एक ऑर्डर में शिफ्ट करना। ठीक है। न्याय, इक्विटी, सभी कर्मचारियों के साथ निष्पक्षता से और समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, निष्पक्ष होना चाहिए हर कर्मचारी के लिए। ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा काम ये हमारे पड़ोसी हैं तो हम इनको पे ज़्यादा ध्यान देंगे, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके अंदर तक काम कर रहे हैं, प्रबंधन का ये काम है कि सारे कर्मियों के साथ वो निष्पक्ष रहें। ठीक है, निष्पक्ष रहें हमेशा, सबके साथ समान रहें। नेक्स्ट है हमारा नियत स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ टेनर, कर्मचारियों को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करो, बस खत्म, एक लाइन लिखना है आपको, कर्मचारियों को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट, पहल, इनिशिएटिव, कि हर कर्मचारी को, इनिशिएटिव के अंतर्गत इन्होंने क्या बोला था कि हर कर्मचारी को अपने सुझाव, किसी काम के लिए अपने सुझाव रखना बहुत ज़रूरी है, उनका सुझाव भी सुनना जरूरी है। क्या होगा, मतलब ऐसा हो सकता है कभी कि किसी भी वर्कर के सुझाव से हमारा काम अच्छा हो सकता है, बहुत इम्प्रूव हो सकता है, हम कम टाइम में उसको कर सकते हैं, है ना। इसीलिए हमेशा सबका सुझाव लेना चाहिए। तो पहल के अंतर्गत क्या लिखेंगे हम, कर्मचारियों को अपनी रचनात्मक और सुझाव को प्रस्तुत करना चाहिए, करने देना चाहिए। ठीक है, कर्मचारियों की भी फीडबैक लेनी चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट, सामूहिक भावना होनी चाहिए। संगठन में जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टीम की भावना और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। संगठन में हमेशा एक टीम की भावना होनी चाहिए। एक टीम जब अच्छा करती है, आपने जैसे क्रिकेट मैच देखते हो आप, जब पूरी टीम अच्छा करती है तो वो मैच जीत जाते हैं। ऐसे ही किसी कार्य को करने के लिए टीम की भावना होनी चाहिए, हमेशा टीम वर्क करना चाहिए। ऐसा है अपने पर्सनल के लिए नहीं जाना चाहिए जिसमें सबका फायदा हो, टीम वर्क करना चाहिए।
और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए कि मेरा काम खत्म हो गया तो मैं चलो इनका भी काम आसान करवा के इनको भी फ्री करवा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पहला 14 सिद्धांत हो गए हेनरी फ्यूल के। कार्य सिद्धांत, उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, दिशा की एकता, व्यक्तिगत हितों पर सामान्य हितों की प्रधानता होनी चाहिए, वेतन होना चाहिए, केंद्रीकरण होना चाहिए, श्रृंखला क्रम, ऑर्डर, न्याय, उसके बाद नियत स्थिरता, पहल, सामूहिक भावना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया आपको? तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एफ.डब्ल्यू. टेलर के सिद्धांत। ठीक है, जो पहले हमने बताया था हेनरी फ्यूल, और ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप इसको रखिए हमेशा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के कार्य सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के उनके सिद्धांत को। पहला था उनका कार्य का अध्ययन। इन्होंने क्या बोला कि जो भी वर्क करना है, हमें जो भी काम करना है, चाहे वो कोई कंपनी बनानी हो, है ना, या प्रोडक्ट लॉन्च करना, उस कार्य के बारे में पूरा अध्ययन करना चाहिए, हमेशा उसके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो इसके अंतर्गत लिख सकते हैं कि कार्य को टेक्निकली रूप में करना चाहिए, ठीक, वैज्ञानिकी रूप में करना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक रूप से करना चाहिए कार्य को। कार्य का पहले अध्ययन करें। इसमें आप छोटा सा 2 लाइन लिखेंगे कि कार्य का, सबसे पहले कार्य के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करें, उसके बाद उसको साइंटिफिकली करने की कोशिश करें। ठीक है, सिंपल सा, ज्यादा कुछ कहानी नहीं लिखनी। नेक्स्ट है समन्वय और सहयोग। अभी थोड़ी देर पहले हमने हेनरी फ्यूल के जब 14 सिद्धांत के बारे में पढ़ा तो उसमें भी समन्वय था। ठीक है, इसके तहत इन्होंने बोला कि कर्मचारियों के अंदर समन्वय और सहयोग की भावना होनी चाहिए। ठीक, सिंपल सा 1 लाइन लिख देंगे आप, इसमें एग्जाम में आएगा आपके। तो कर्मचारियों के बीच समन्वय और सहयोग की भावना होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है कर्मचारियों का विकास। इसमें क्या करेंगे हम, जो हम लेबर को हायर करेंगे, जो हमारे यहाँ काम करने के लिए आएंगे, उनकी कौशल, उनके जो आएंगे उनके कार्य को, मतलब जो हमारे यहाँ करना है उसके बारे में पहले उनको जानकारी देंगे, उनको सिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले उनका कौशल विकास करेंगे। ठीक है, उनका कौशल विकास करेंगे। ठीक, कौशल विकास करेंगे, जिससे उनकी क्या होगी, दक्षता बढ़ जाएगी, इफिशियंसी बढ़ जाएगी। बस इसके अंतर्गत आप बेसिकली लिख लीजिएगा कर्मचारियों का विकास के अंतर्गत कि कर्मचारियों के कौशल विकास को बढ़ावा देंगे, जिससे उनकी दक्षता इंप्रूव हो जाएगी। सिंपल, बाकी कुछ नहीं करना। कर्मचारियों का विकास कैसे करेंगे आप, उनके कौशल को बढ़ाएंगे, कार्य को सिखाएंगे उनको, उसके बाद उनकी दक्षता अपने आप बढ़ जाएगी, फिर वो काम प्रैक्टिकली काम करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। ठीक, नेक्स्ट है प्रबंधन और श्रमिकों के बीच समानता। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें बेसिकली 1 लाइन लिख देंगे कि प्रबंधन और श्रमिकों के बीच में समानता होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रबंधन अपने प्रॉफिट के लिए जा रहा है और श्रमिक अपने प्रॉफिट के लिए देख रहे हैं, नहीं। प्रबंधन और श्रमिकों के बीच समानता होनी चाहिए ताकि वो किसी एक गोल के लिए कार्य करें। बस इतना लिखना है जी। सीन नेक्स्ट, काम और जिम्मेदारी, कार्य और जिम्मेदारी का विभाजन। ये तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी लोग हैं वहाँ पे काम करने वाले, उन सबको का जो कार्य है और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सबको डिवाइड कर देना चाहिए। सबका हमेशा रोल क्या है, अलग अलग होना चाहिए। सिंपल सा। प्रोत्साहन योजना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें क्या करना चाहिए कि प्रोत्साहन योजना बनानी चाहिए, कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और समय समय पे जैसे छुट्टी में कहीं कर्मचारियों को घूमने के लिए ले गए, या फिर
हॉलीडे 2-3 दिन की दे दी एक्स्ट्रा कि भाई आप इतने दिन छुट्टी, आप कहीं घूम आओ। इससे क्या होगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ इस कंपनी में छुट्टी मिलती है या कंपनी अपनी तरफ से ले जाती है कहीं घुमाने के लिए। ठीक है, ऐसे प्रोत्साहित करते हैं जिससे वो हमेशा आपकी कंपनी के साथ बने रहेंगे लॉन्ग टर्म तक। क्लियर है? तो ये FW टेलर के प्रिंसिपल था। पहले उन्होंने क्या दिया कि कार्य का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट समन्वय सहयोग की भावना हमेशा होनी चाहिए। कर्मचारियों का विकास होना चाहिए, उनको कौशल विकास करना चाहिए जिससे दक्षता इंप्रूव होगी। प्रबंधन और श्रमिकों के बीच समानता होनी चाहिए ताकि किसी एक पर्टिकुलर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। काम और जिम्मेदारी का विभाजन होना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, प्रोत्साहन योजना बनाना चाहिए, कर्मचारी को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। और भी तरीके हैं जिससे आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो सिलेबस में प्रबंधन का टॉपिक था वो क्लियर होगा। अब इसके बाद हम आएंगे संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंतर्गत ही आएगा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, बढ़े नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का वह समूह जो टोली के रूप में कार्य करता है। मतलब ये जैसे कि एक ग्रुप है। ठीक है, किसी कार्य को करना है तो उस ग्रुप के अंतर्गत छोटे छोटे समूह बनाएंगे, जिन ग्रुप के अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे, उन्हीं को टोली बोलते हैं। ठीक है, किसी उद्देश्य की या किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों का वह समूह जो छोटे छोटे ग्रुप के रूप में कार्य करता है क्या कहलाता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। क्लियर है? ठीक, बहुत छोटा सा सिंपल सा लिखना, आपको ज़्यादा कुछ उसमें राम कहानी या कथा रामायण नहीं लिखनी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संगठन की संरचना। ठीक, संगठन की संरचना क्या होती है, बेसिकली ये होता है कि संगठन की संरचना एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हर व्यक्ति, जितने भी उसमें काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उन सब का कार्य आपस में किसी न किसी कनेक्शन से जुड़ा होता है। दैट इज कॉल्ड संगठन की स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमारा मैनेजमेंट होता है, नॉर्मल साइड, महाप्रबंधन, उसके बाद सेल्स मैनेजर, नेक्स्ट हमारा होता है प्रोडक्शन सुपरवाइजर। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा को ऑथर, लेखाकार। अब इनके अंतर्गत सेल्स मैनेजर के अंतर्गत होता है एक फोरमैन। ये जनरल नॉर्मल डायग्राम है जो आपको एग्जाम में बनाना है बस, और इसके अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, इसके अंदर ही बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली नॉर्मल से स्ट्रक्चर वो यही होता है। पहला मैनेजमेंट, इसके अंदर होता है सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर के नीचे फोरमैन, प्रोडक्शन सुपरवाइजर होता है, उसके अंदर फोरमैन होता है, को-ऑथर होता है, लेखाकार होता है, उसके अंदर अंतर्गत ऑफिस स्टाफ होते हैं। ऑफिस में जितने भी कर्मचारी होते हैं, मतलब सारे ऑफिस स्टाफ, मतलब जितने भी लोग अंदर बैठते हैं, जो हार्ड वर्क नहीं करते, स्मार्ट वर्क करते हैं, जिनका काम है चीज़ें देखना। जैसे कोई डिज़ाइन बना दिया किसी ने, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कर रहा है कोई, है ना, और जो उसमें पियून्स लगे हुए हैं, ठीक, वो ऑफिस स्टाफ हो गया, अंदर का मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, और इनके अंतर्गत क्या आता है, लेबर, श्रम। ठीक है, ये नॉर्मल सा जनरल डायग्राम है जो एग्जाम में बनाना है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर एग्जाम में आता है तो पहले छोटा सा एक पॉइंट लिख देंगे कि संगठन की संरचना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से जुड़ा हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले एक टॉपिक था जिसमें शायद ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग मिस्टेक थी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो सही कर लीजिएगा। ठीक है,
तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा सबसे पहला आता है लाइन या रैखिक संगठन। ठीक है, लाइन या रैखिक संगठन क्या होता है? बेसिकली एक ऐसी मतलब स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो ऑर्डर होता है वो एक सीध में चलता है। जैसे मैनेजर ने ऑर्डर दिया फोरमैन के पास, फोरमैन सुपरवाइजर, सुपरवाइजर सीधा लेबर, ऐसे मतलब एक सीध में चलती है। रैखिक लिखा ना, लाइन का मतलब क्या होता है? एक सीधी लाइन में सबसे पहले मैनेजर ने दिया, उसके बाद वो आया फोरमैन के पास, फिर सुपरवाइजर, उसके बाद लेबर के पास। ठीक, एक सीध में जो भी ऑर्डर दिशा निर्देश देंगे वो एक सीधी रेखा में चलेगी। ठीक है, लाइन या रैखिक संगठन क्या होता है? नॉर्मल सा आप लिख के आएंगे एग्जाम में कि वह संरचना या स्ट्रक्चर होता है जिसमें किसी भी कंपनी या व्यवसाय के लिए जो ऑर्डर आदेश दिए जाते हैं वो एक सीधी रेखा में दिए जाते हैं। मतलब मैनेजर से सीधा सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से फोरमैन, फोरमैन से लेबर, मैनेजर, फोरमैन, सुपरवाइजर, देन लेबर। ठीक है, एक सीधी रेखा में चलते हैं। इसमें क्या होता है? आदेश देने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में भी आसानी होती है। ठीक, डिसिप्लिन बना रहता है इससे। ठीक, नॉर्मल सा लिखना है आपको, ज़्यादा कुछ इसमें कहानी नहीं लिखनी, बहुत छोटा सा है। नेक्स्ट हमारा स्टाफ संगठन। स्टाफ संगठन क्या होता है? बेसिकली जो रैखिक संगठन होता है, लाइन संगठन होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्टाफ संगठन, लाइन संगठन इनको ऑर्डर देते हैं, ये जो है इनको आदेश देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये जो इनका जो ऑर्डर देने का तरीका होता है, मैनेजर, फोरमैन, सुपरवाइजर, फिर लेबर, स्टाफ संगठन इनके ऊपर इनको आदेश देते हैं। बस समझ में? स्टाफ संगठन जो होता है वो इसको नियंत्रित करता है, जो भी ऑर्डर होता है वो इन्हें देता है। नहीं समझे? जैसे आपके क्लास में हम देखते हैं, टीचर ने आपको दिया, टीचर ने ऑर्डर दिया सबसे पहले मॉनिटर को, मॉनिटर पूरी क्लास को देता है। ठीक है, अब टीचर और मॉनिटर के ऊपर भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑर्डर देगा। तो सेम आप इसको प्रिंसिपल समझिए, इसको टीचर और स्टूडेंट समझिए, जो मॉनिटर होता है क्लास का, है ना? ये इनको ऑर्डर देते हैं। स्टाफ संगठन क्या होता है? जो भी दिशा निर्देश देते हैं वो डायरेक्टली लाइन या रैखिक संगठन को देते हैं। ठीक है, क्लियर? इसमें एक छोटा सा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, जैसे एग्जाम में आता लिखने के लिए। तो संगठन के लिए एक छोटा सा डायग्राम, ज्यादा बड़ा नहीं है। महाप्रबंधक जिसको जीएम बोलते हैं, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, उसके जस्ट नीचे हमारा क्या आता है? श्रमिक। श्रमिक के अंतर्गत हमारा सुपरवाइजर, फोरमैन सब आते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ब्लॉक में बनाइएगा, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक, और यहाँ पे जैसे पहले के राज दरबार जो राजा महाराजा थे, उनके यहाँ पे भी विशेषज्ञ महामंत्री होते हैं, वो भी कोई डिसीजन लेने से पहले उनसे पूछते थे। तो ऐसे इसमें भी जीएम के साथ में ही विशेषज्ञ होंगे। और विशेषज्ञ या सहायक बोल सकते हैं। ठीक है, ये छोटा सा डायग्राम बना देना आप, अगर एग्जाम में आएगा आपके, तो आप ये छोटा सा डायग्राम बना दीजिए। मतलब एक ब्लॉक में महाप्रबंधक लिख दीजिएगा, सहायक या विशेषज्ञ हो जाएंगे, उसके बाद श्रमिक, खत्म, स्टाफ संगठन हो गया। अब इनके नीचे आता है अपना सुपरवाइजर, फोरमैन वगैरह, इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो स्टाफ संगठन आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है लाइन तथा स्टाफ संगठन। ये बेसिकली यूज कहाँ होता है? जैसे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आपकी, बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, तो ये वहाँ पे यूज होता है। वहाँ पे होता क्या है कि जो मैनेजर होता है उसके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो ऑर्डर जो दिशा निर्देश सही देने होते हैं वो सही तरीके से नहीं दे पाता है। कोई प्लान है उसको कार्य में लाना है तो वो नहीं करवा पाता है। तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है? लाइन तथा स्टाफ संगठन का यूज किया जाता है।
मतलब लाइन और स्टाफ संगठन सब मिल के कार्य करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें लिखना यही है बेसिकली, या बड़े उद्योगों के लिए उपयोग होता है, जहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा होता है मैनेजर के लिए, वहाँ पे ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह व्यवसाय तथा स्टाफ के अंतर्गत आता है। ठीक, इसका भी एक छोटा सा डायग्राम है जो एग्जाम में आता है, आप लोग उसको लिख लेना, वो मैं बना रहा हूँ, आप भी बना लीजिए। सबसे पहले हमारा क्या होता है, महाप्रबंधन, महाप्रबंधक। ठीक है, हमारा सबसे पहले महाप्रबंधक हो गया, महाप्रबंधक हो गया। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे, तो ये तो आपने देख लिया, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम इस पे चल रहे हैं, इसी पे चल रहे हैं, सो ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है औद्योगिक प्रबंधन, औद्योगिक प्रबंधक, औद्योगिक प्रबंधक हो गया। ठीक, उसके बाद शोध अभियंता, ये क्या करते हैं बेसिकली, शोध अभियंता जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब ये काम करते हैं तो इनका काम क्या होता है कि हमेशा कुछ नया सोचते रहते हैं ताकि कैसे कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट प्राप्त कर सकें, या अपनी मशीनों की एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकें, लेबरों का एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें ये करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे, इनको हम ब्लॉक में ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा निर्माण प्रबंधन, निर्माण प्रबंधन। निर्माण प्रबंधन, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंतर्गत, क्योंकि हमारा लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक साथ है, तो इसमें मिक्स होके काम करेंगे। फिर हमारा होता है बिक्री प्रबंधन। ये आपको जब स्टार्ट में पहला हमने किया था तो उसमें आया था सेल्स मैनेजर जिसको बोलते हैं। उत्पादन, उत्पादन अधीक्षक, उत्पादन अधीक्षक हो गया हमारा। ठीक है, निर्माण प्रबंधन के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक, थोड़ा सा स्पेस कम है, लेकिन अब निर्माण प्रबंधन के अंदर 3 आएंगे, बिक्री प्रबंधन, उत्पादन प्रबंधन, सहलेखाकार को ऑथर जिसको हमने बोला था, सहलेखाकार। ठीक, ये हो गया। अब इनके अंतर्गत क्या आते हैं, फोरमैन। ये हिंदी इंग्लिश में फोरमैन इसको लिखते हैं। अब इनके अंतर नीचे क्या आएंगे, श्रमिक, लेबर्स। तो हमारा लाइन और स्टाफ संगठन इकट्ठे मिलकर कार्य कर रहा है, एक साथ कार्य कर रहा है। तो महाप्रबंधक इनके अंदर, फिर नीचे आएंगे तो औद्योगिक प्रबंधक, शोध अभियंता। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे निर्माण प्रबंधन। ठीक, उसके इसके अंतर्गत 3 आएंगे, बिक्री प्रबंधन, उत्पादन अधीक्षक, सहलेखक। और इन तीनों के अंतर्गत क्या आता है, फोरमैन आएंगे और श्रमिक। ठीक, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये बनाना है और आपको लिखना है लाइन तथा स्टाफ संगठन के अंतर्गत कि ये बड़े उद्योगों के लिए होता है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग आसान नहीं होती, वहाँ पे ये काम में यूज होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा, क्लियर है। और नेक्स्ट है हमारा, तो मैं इसको भी रेज कर रहा हूँ, क्रियात्मक संगठन। क्रियात्मक संगठन क्या होता है, विभिन्न स्तरों पर व्यापार की समस्याओं को निपटाने के लिए, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जब वो काम करती है तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिनको दूर करने के लिए वो क्या करते हैं, क्रियात्मक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्रियात्मक संगठन या वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंतर्गत लिखेंगे व्यापार के विभिन्न स्तरों पर जो समस्याएं आती हैं उनको दूर करने के लिए क्रियात्मक संगठन बनाया जाता है। ठीक है, या विभाग बनाया जाता है।
ठीक। इसमें क्या होता है, जो हमारे कार्य होते हैं, ठीक है, कार्य करने की क्षमता, गुणवत्ता, उन सभी चीज़ों का प्रदर्शन होता है। मतलब दर्शाया जाता है कि क्या क्या है, हमारा काम करने का तरीका कैसा है, हम कैसे काम कर रहे हैं, क्या हमारी परफॉर्मेंस आ रही है। ठीक, क्लियर है। तो ये जो क्रियात्मक प्रबंधन वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने बनाया था ना निर्माण प्रबंधन, पीछे जो डायग्राम बनाया था, यहाँ पे निर्माण प्रबंधन से, वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा निर्माण प्रबंधक। निर्माण प्रबंधक सबसे पहला हमारा निर्माण प्रबंधक होता है इसके अंतर्गत। इसमें भी एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक, उसके बाद एक होता है हमारा प्रोसेस इंजीनियर। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि इन सब में भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि अंतर्गत बहुत ज़्यादा स्टाफ का जो डिवीज़न है वो होता है। ठीक, निर्माण प्रबंधन के अंतर्गत प्रोसेस इंजीनियर्स होते हैं सेकंड पे, केवी प्रोसेस इंजीनियर। ठीक है, प्रोसेस इंजीनियर जैसे क्या हो गया कि जैसे एक इंजीनियर हमारा क्वालिटी चेकर में है, वो क्वालिटी चेक कर रहा है। एक हमारे मशीनों को चेक कर रहा है। ठीक है, एक हो गया कि हमारा प्रोडक्शन की दर कितनी है वो चेक कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आता हमारा फोरमैन। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है आपके, कि टॉपिक आपके एग्जाम में आता है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक, अब हम इसको मिलाएंगे कैसे। फोरमैन तो तीनों है, लेकिन तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहते हैं। तो ये तो है ही है, ठीक है, कि अपने अपने डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। उसके अलावा ठीक है, ये फोरमैन इन दो डिपार्टमेंट, दोनों इंजीनियर से जुड़ा होगा। ये भी प्रोसेस इंजीनियर के अंतर्गत आएंगे। इसको भी चलो दोनों से जोड़ देते हैं, ये भी जुड़ गया दो से। ठीक है, जुड़ गया। अब इसको भी दोनों से जोड़ देते हैं। ये ठीक, ये डायग्राम आपको अगर क्रियात्मक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन आता है तो आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, ऐसे ब्लॉक डायग्राम की तरह। ठीक है, नॉर्मल सा लेआउट है। निर्माण प्रबंधक, प्रोसेस इंजीनियर, फोरमैन, तीनों को एक दूसरे से अटैच कर देंगे, बस क्लियर। ठीक है, दो लाइन लिख के ये कर देंगे। अब जो हमारा लास्ट टाइप है इसका, मिश्रित ऑर्गेनाइजेशन। वैसे एग्जाम में इसके बारे में पूछा नहीं जाता, तो इसमें आप नॉर्मली लिख देंगे मिश्रित ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। मतलब सारे ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, चाहे वो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, लाइन तथा स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, या स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन या लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब जब ये सब मिलके एक साथ कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सम्मिलित ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और ये बहुत बड़े औद्योगिक पैमाने पर यूज होता है, बहुत बड़े औद्योगिक पर यूज होता है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4, यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, अभी हमारे इसमें बचे हैं 5 चैप्टर और बचे हैं जो हम कंप्लीट कर लेंगे जल्दी। ठीक है, तो हमारे 4 चैप्टर हो गए हैं। मोस्टली हमारा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा 50% कंप्लीट ही हो गया है।